इनकी एक कहानी मैंने सुनी है कि 132 करोड़ इन्होंने एक एमएलए से वसूलवाए। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सिटीजन को जागरूक होना पड़ेगा, वरना यहाँ लोकतंत्र बचाने वाला कोई भी राज्य एक मुख्यमंत्री, 2-4 आईएएस और एक आईपीएस, जो डीजीपी या 1-2 आईपीएस के अनुसार चलाता। तो ये जो सेंट्रलाइज मॉडल है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि डीएम तो आंसर करता है सीएम को। अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी है, डाउनवर्ड तो नहीं। शुरू में बड़ा मजबूत हथियार लगा, अब वो धीरे 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 इनको पूरा एक ट्रेनिंग दे दी गई है सरकारी अधिकारियों को कि आप किस तरीके से आरटीआई का जवाब नहीं दें। अच्छा, जवाब देने की जो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी उसकी जगह उनको एक नेगेटिव ट्रेनिंग दी गई कि आप ये बहाने डालकर आरटीआई का जवाब मत दीजिए, डिस्करेज। चोरी तो आज भी हो रही है, लेकिन चोर जो है वो उसका जो मोडस ऑपरेंडी है कागज पे जो है वो उतने ब्रैश नहीं है जो पहले थे। समझ ये जो मैंने टोल का जो घोटाला पकड़ा ये 2005 का है, जिस वक्त आरटीआई आई नहीं आई थी, तो उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि 2005 के रिकॉर्ड कोई 2011 में निकला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उस वक्त नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि यमुना का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी आता है। तो ये जो चीज है कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग ना हो जाए, या कुछ ज्यादा ऐसी सक्सेस स्टोरीज नहीं हो जाए जहाँ पे नागरिक ने जाके किसी सिस्टम के खिलाफ काम किया और सिस्टम चेंज हो गया। अच्छा, तो ये चाहते नहीं है कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज बने। कलेक्टर क्यों बनाया गया? भाई कलेक्टर का काम था कर वसूलना। कलेक्ट लगान लेना, कोड़े बरसा के लेना। कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी को सोशलिज्म की तलवार दे दी और उसने राजा की नाक ही काट ली, या जनता की नाक काट ली। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं यशवर्धन सिंह शेखावत। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और चिंतक हैं, दार्शनिक हैं और एक्टिविस्ट। ये जो नया शब्द आ गया है, हिंदी में क्या कहेंगे साहब इसे? एक्टिविस्ट को हिंदी में चलिए एक्टिविस्ट ही बोलते हैं अभी। तो स्वागत साहब। चलिए, तो यशवर्धन सिंह साहब ने काफी काम किया है और इनकी एक कहानी मैंने सुनी है कि 132 करोड़ इन्होंने एक एमएलए से वसूलवाए थे और इन्होंने कपिल सिब्बल के खिलाफ बहुत बड़ा केस जीता था। और सुनने में आता है कि इनका वकील पैसे वैसे लेके भाग लिया था और इनको स्वयं ही वो केस लड़ना पड़ा था। तो यशवर्धन सिंह जी, जरा बताइए कि वो केस क्या था, वसूली कैसे की और कपिल सिब्बल को कैसे हराया आपने? जी, हमारे जिले में 4 टोल थे, 120 किलोमीटर में 4 टोल, और उनके जो ओनर थे वो सत्ता में उस वक्त विधायक थे। जिला का नाम बता दीजिए साहब। झुंझुनू और सीकर। झुंझुनू में उस वक्त वो विधायक थे और उन्होंने जब वो विधायक नहीं बने उससे पहले ये टोल चालू कर दिए थे, और किसी तरीके से फ्रॉड तरीके से और मंत्री से सेटिंग करके, और उन टोल्स का जो 6 इयर्स का जो टेन्योर था, 6 साल का, उसको 12 साल करवा दिया। वो बात मुझे पता लगी जब वो 6 साल कंप्लीट हो गए, वो टोल बंद नहीं हुए, तो फिर मैंने आरटीआई से सारी सूचनाएं निकलवाई, तो पता लगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जी। तो फिर पता लगा कि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो मैं हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने उन टोल्स पे रोक लगाई, लेकिन आप देखिए कि दिन के 10 लाख रुपए जहां आपकी वसूली हो रही हो, तो वो व्यक्ति ऊपर तक, आखिरी जगह तक लड़ने से चूकता नहीं है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा महंगा काम होता है। बीइंग ए सिटीजन, मेरे पास वो पावर नहीं थी पैसे की कि मैं बड़े वकील एंगेज कर सकूं। तो सारी ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में होती है वहां पे, वो सारा मैंने किया, और फाइनली फिर मैंने ही मेरे मुकदमे को कंटेस्ट किया। और हमारे जो आर्गुमेंट, ऑन रिकॉर्ड जो आर्गुमेंट्स थे, वो इतना स्ट्रॉन्ग थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और उन 4 टोल्स को बंद कर दिया गया। फिर टोल तो बंद हो गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा वसूली हो गई थी उसके ऊपर फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आर्बिट्रेटर ने ऐसा फैसला दे दिया जिससे कि जो टोल ओनर, जो विधायक थे, उनको 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा वापस देने का आदेश कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट्स को फिर से रीड किया, और हमारे आर्गुमेंट्स को रीड करके उस आर्बिट्रेटर के फैसले को क्वैश किया, और जो विधायक महोदय हैं
उनकी कंपनी से 127 करोड़ रुपए, अच्छा 127, 127 करोड़ रुपए वापस रिकवरी का आदेश हुआ। और वो आए? हाँ बिल्कुल। तो इसमें कपिल सिब्बल का क्या? सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब थे दूसरी तरफ। हाँ, उनकी तरफ से। तो आप लड़े? हाँ बिल्कुल, सीजेआई ठाकुर साहब की बेंच थी। हाँ। उसमें सुनवाई हुई और काफी अच्छा वहां पे आर्गुमेंट रहे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात मानी। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एज ए सिटीजन आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, बिकॉज आप जब तक ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी मसल्स डेवलप नहीं होगी। आप किसी और के भरोसे बैठे रहेंगे तो जैसे रोडवेज में लिखा होता है यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सिटीजन को जागरूक होना पड़ेगा, वरना यहाँ लोकतंत्र बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो आप ये बताइए नागरिक कैसे बचाए लोकतंत्र को, क्योंकि भारत में एक जो हम बात कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन बहुत है। कोई भी राज्य एक मुख्यमंत्री, 2-4 आईएएस और एक आईपीएस जो डीजीपी या 1-2 आईपीएस के अनुसार चलाता है। आपके झुंझुनू का भी स्कूल एक सेक्रेटरी एजुकेशन बैठता है, आधे समय उसको एजुकेशन में दिलचस्पी नहीं, आधे क्या 70-80%। उसके बच्चे जाते हैं इंटरनेशनल बैकलॉरिएट और फिर जाएंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेटिंग होके सब हो जाती है। तो उसका तो कोई स्किन इन द गेम है नहीं। और ये मॉडल सेंटर में भी है। अब तो पीएमओ देखिए कितना बड़ा है, हर चीज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ही तय कर रही है, और उससे इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे रेलवे पॉलिसी, उससे डिफेंस पॉलिसी, हर चीज पे क्षति पहुंची है। तो ये जो सेंट्रलाइज मॉडल है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि डीएम तो आंसर करता है सीएम को, अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी है, डाउनवर्ड तो नहीं है साहब। तो आप बताइए, अगर आप नागरिक हैं तो आप कैसे लड़ाई लड़ें? देखिए, पिछले 10 सालों में काफी सारे नागरिक अधिकारों का जो हमें मिले थे बड़ी मुश्किल से, उनको काफी डाइल्यूट कर दिया गया है। जैसे बताइए। 2005 में आरटीआई आई, शुरू में बड़ा मजबूत हथियार लगा, अब वो धीरे धीरे इनको पूरा एक ट्रेनिंग दे दी गई है सरकारी अधिकारियों को कि आप किस तरीके से आरटीआई का जवाब नहीं दें। अच्छा, जवाब देने की जो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी उसकी जगह उनको एक नेगेटिव ट्रेनिंग दी गई कि आप ये बहाने डालकर आरटीआई का जवाब मत दीजिए, डिस्करेज कीजिए। एक और बात मैं सुन रहा हूं कि अब आरटीआई का थोड़ा दुरुपयोग हुआ और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आने के बाद अधिकारी निर्णय लेने से डरते हैं। ये बात सत्य है कि असत्य है? देखिए, दुरुपयोग बिल्कुल सही बात है। जैसे आपके पास आग है तो आप उससे रोटी भी बना सकते हैं और उससे आप किसी का घर भी जला सकते हैं, सत्य। लेकिन घर जलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, धीरे धीरे वो उनकी बदनामी होती है और उनसे सब लोग जानना लग जाते हैं, वो धीरे धीरे फेज आउट हो जाते हैं। उन बदनाम लोगों के कारण आप जो 95% जो लोग हैं जो असल में कुछ करना चाहते हैं, आप उनको अगर आप उनकी ब्रांडिंग करेंगे वो ठीक नहीं लगता। दूसरा, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है कि निर्णय के जो बात है वो उसमें कॉशियस हो गए। जो निर्णय तो आज भी वही करते हैं तो उनको करना होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो इस तरह की होती है कि आप सूचना के अधिकार से मांगेंगे तो अभी वो पकड़े नहीं जाए। चोरी तो आज भी हो रही है, लेकिन चोर जो है वो उसका जो मॉडस ऑपरेंडी है कागज पे जो है वो उतने ब्रैश नहीं है जो पहले थे। ये जो मैंने टोल का जो घोटाला पकड़ा ये 2005 का है, जिस वक्त आरटीआई आई नहीं आई थी, तो उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि 2005 के रिकॉर्ड कोई 2011 में निकलवा लेगा। तो मेरा कहने का मतलब एक अच्छे मन से काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन सरकार का मंशा जो है सरकार की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आरटीआई को डिस्करेज करना, पीआईएल्स को आप बताइए। पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। मैंने 2017 में एक पीआईएल फाइल की कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को यमुना का पानी मिलना चाहिए। हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। हाँ, वो 94 का एक एग्रीमेंट है जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज तक। अच्छा, 31वां साल है। किसके साथ है एग्रीमेंट? 5 स्टेट्स के बीच में, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। 5 स्टेट्स बैठे, 5 स्टेट्स ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उस वक्त नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि यमुना का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी आज तक नहीं मिला। अच्छा, पंजाब को मिला? पंजाब उसमें नहीं है। अच्छा, हिमाचल है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, माफ करिएगा, वहाँ सबसे बाकी सबको मिला। बाकी सबको मिल रहा है। अच्छा, वहां से यमुना होकर गुजरती है। नहीं, यमुना तो उत्तर प्रदेश से है ना? अच्छा, हिमाचल से चालू
फिर हरियाणा, फिर दिल्ली को टच किया, अच्छा, और फिर यूपी में चली। नहीं हाँ, गंगा आती है, वो गंगा है, हाँ। यमुना सारी जगह जाती है। हमने कहा कि हमारे 260 किलोमीटर का हम कैनाल सिस्टम बना लेते हैं, आप हमें हमारा जो शेयर ऑलरेडी डिसाइडेड है वो दे दीजिए। नहीं हुआ। 2017 में मैं कोर्ट गया। आप बताइए 2025 में 8वें साल बाद में 8 साल बाद में अटॉर्नी जनरल राजस्थान जाकर चीफ जस्टिस के सामने कहते हैं कि साहब ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल है। 8वें साल बाद में तो सीधे ने चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप रिजॉइंडर फाइल कर चुके हैं, इतनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे चुके, 31,000 करोड़ की डीपीआर इस पीआईएल के कारण बन चुकी, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप ये जो आर्गुमेंट है 2017 में देते तो बात समझ में आती, ये 2025 में दे रहे हो, तो गवर्नमेंट भी डिस्करेज करती है कि कोई भी अगर कोई, तो इसका कारण ये है क्योंकि ये सरकार इस समय भाजपा की है, इसलिए केंद्र के खिलाफ नहीं जाना चाहते। नहीं, मैं ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के बात करता हूँ कि ये हर राज्य में कमोबेश होता है। अच्छा, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी, ये चाहते नहीं है कि नागरिक अपने आप को पावरफुल समझने लगे या उसकी जो ओरिजिनल पावर है वो उसको मिले और वो इनसे ऊपर निकल जाए या इनकी बात को ये जो कह रहे हैं उसको अक्षर से नहीं माने। तो देखिए, नेता इसका मतलब आज का आधुनिक राजा है जो मुख्यमंत्री है। किसी ने कहा, मेरा एक फ्रेंच दोस्त है, फ्रांसीसी दोस्त, बोला यार भारत की, और काफी दिन काम किया है, इकोनॉमिस्ट है, तो बोलता है यार भारत की दिक्कत क्या है कि अब प्रजातंत्र तो नहीं है। बोला कि आप डेमोक्रेसी नहीं है, आप इलेक्टेड मोनार्की हैं और आपके आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस भी लगा लीजिए कुछ, और स्टेट सर्विस वाले, ये आज के दरबारी है। तो दरबार चलता है लखनऊ में, जयपुर में, बंगलौर में, कहीं भी। पढ़े लिखे अगर राज्य हैं तो थोड़ा वहां जिले खींच लेते हैं, लेकिन नागरिक के बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। अधिकारी के पास सारे अधिकार है, नामी अधिकारी है, नाम कर्तव्यकारी नहीं है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज है, हाँ, कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग ना हो जाए या कुछ ज्यादा ऐसी सक्सेस स्टोरीज नहीं हो जाए जहाँ पे नागरिक ने जाके किसी सिस्टम के खिलाफ काम किया और सिस्टम चेंज हो गया। अच्छा, तो ये चाहते नहीं है कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज बने। तो आपको हर तरीके से हर जगह से दबाया जाता है। आपकी आरटीआईज रिजेक्ट कर दी जाएंगी, आप अपील में जाएंगे, वहां आपके पक्ष में फैसला दिया जाएगा। पीआईएल में गए तो पूरी सरकारी जो आपका सामने वाला कुनबा है वो आपको पॉलिटिकल एजेंट घोषित करने की कोशिश करेगा। वो हर तरीके से ये कोशिश करते हैं कि सफल नहीं हो जाए। अच्छा, तो राजस्थान को पानी अब तक नहीं मिला? नहीं मिला, 31 ईयर्स हो। अच्छा, कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट लगातार कह रहा है कि आप इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए, आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। अब तो आप बताइए, रोड़े कहाँ आ रहे हैं? रोड़े पॉलिटिकल रोड़े, मतलब क्या 2020 कैनाल बनाना ही है? कैनाल बनाने के लिए हरियाणा को जो अपनी सहमति देनी है, अच्छा, वो नहीं दे रहे। अच्छा, तो ये दिक्कत तो पानी कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, बिल्कुल, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, पानी की दिक्कत हर जगह है। अफ्रीका में लड़ाइयां हो रही हैं पानी के लिए। सीरिया की जो सिविल वॉर हुई, गृह युद्ध हुआ, वो उसका आधा कारण तो पानी की कमी थी साहब। तो ये तो पानी का अभाव के कारण है ना। और तमिलनाडु और कर्नाटका में भी ये मुद्दा है, कावेरी। हाँ, कावेरी को लेकर मैं भी गया था बंगलौर, तो काफी वहां कुछ तमिल भी मिले, कुछ कन्नड़ भी मिले। तो ये इसका उत्तर क्या है? इस मुद्दे की को कैसे हम साधेंगे? देखिए, जो मेरी जो समझ है, 70s से पहले हमारे पास ये बोरिंग इक्विपमेंट्स और ये सब ज्यादा नहीं थे। उस वक्त जो जनता रहती थी वो बड़े कम पानी में अपना, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी और फसल खड़ी करने का तरीका ऐसा था कि बहुत कम पानी में वो लोग सारी चीजें करते थे। द मोमेंट हमने नीचे से ग्राउंड वाटर एक्सेस करना चालू किया, जिसपे हमारा बेसिकली क्लेम नहीं था उस वक्त, हमने चालू किया, तब से हमारी हैबिट्स चेंज हो गई। हम ओपन फार्म यानी पूरा पानी खोल के और क्यारियों में देके और पानी करते थे। इजराइल बड़ा अच्छे से एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। हाँ, सबको पता है, उन्होंने जो वाटर मैनेजमेंट किया है बहुत कम देशों ने किया है। तो हमें पहले तो वो हमारी हैबिट्स को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा। तो 70s से पहले की हमारी हैबिट्स थी। तो मैं आपसे अपने दो बातें करूं।
कि बहुत ज्यादा पानी प्रयोग कर रहे हैं कृषि में, ठीक। उसका एक कारण यह है बिजली फ्री रही है, दूसरा कारण यह है पानी का कोई कॉस्ट नहीं है, आपने ट्यूबवेल लगाई और पंप कर दिया। तीसरा कारण यह भी है समझ नहीं है लोगों को। चौथा कारण यह भी है कि आप गेहूं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गेहूं चावल के लिए, तो आपका इंसेंटिव भी है। तो आप नेता हैं, आपका काम है नीति बनाना, भले ही आप विपक्ष में हो लेकिन काम तो आप ही का है। तो आप क्या नीतियां सोच रहे हैं इन दिक्कतों को सुलझाने के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरीके से जैसे इजराइल का हम मॉडल देखते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी प्रोएक्टिव है और वहाँ के पानी पे वो दाम लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो उनकी साइंटिफिक फार्मिंग है, वो क्रॉप वही लगाते हैं जो कि अनुकूल हो। हमारे यहाँ तो अभी भी देखिए गन्ने की खेती महाराष्ट्र में कहाँ हो रही है, वेस्टर्न घाट्स के इस ओर, जहाँ बारिश ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए पंजाब में धान की खेती, उसका क्या तुक है। सही बात। और स्वास्थ्य के लिए भी बाजरा, ज्वार, ये सब बेहतर है। बिल्कुल। हमें तो दालों की जरूरत है, धान और गेहूं की नहीं इतनी जरूरत रही। तो हमें पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए गवर्नमेंट का भी पूरा इनिशिएटिव होना चाहिए। किसान को आप एजुकेट करें। जैसे हमारा जिला है वो जैसलमेर है, बाड़मेर है, वहाँ टीबे, वहाँ किस तरह की फसल उग सकती है, तो हम वही फसल। तो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट तो हो सकता है कल आपकी हो, कल आप मंत्री हो, आप गवर्नमेंट की बात छोड़िए, आप मुझे बताइए क्या नीति आप सुझा रहे हैं। देखिए, हमें, आप एक्टिविस्ट भी हैं तो बताइए आपका क्या है मॉडल, आपका पैराडाइम। हमें तो जो भी हमारे जो एनवायरनमेंट जैसे कंट्रीज है, जैसे मैं इजराइल का बार बार नाम ले रहा हूँ, मैंने काफी देखा हुआ है, हमें वहां से चीजें बोरो करनी चाहिए, प्लस कुछ सक्सेस स्टोरीज लोकली क्रिएट करनी चाहिए, जिससे मोटिवेट होकर बाकी किसान भी उस तरफ चले। उसके लिए थोड़ा एग्री इंडस्ट्री भी बनानी होगी, जो उन्होंने बनाई है, नेदरलैंड्स ने बनाई है और इन्होंने बनाई है। तो क्या आपके पास इजरायली एक्सपर्ट हैं इस समय, क्या आप संपर्क किए हैं? देखिए, फिर से वही बात आएगी कि आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है वहां, हाँ, लेकिन देखिए वहां आप विपक्ष नहीं, पैसा छोड़िए, पहले नीति तो बनाइए। मान लीजिए कल आप सत्ता में आ गए, आज नहीं है, कल आप आ गए, अगर तब आप सोचना चालू करेंगे तो फिर आप करेंगे क्या? नीति तो अभी तैयार होनी चाहिए ना। देखिए, नीतियां तो मेरे ख्याल से 1977 में भैरव सिंह जी सीएम बने थे, उस वक्त भी वो इजराइल गए थे और उस वक्त बड़ा ये था। तो आप मुझे बताइए, राजस्थान में कोई प्लान है एग्रीकल्चर का, एक अलग विजन, कोई डॉक्यूमेंट है? अभी तो सरकारों के पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, कागजों में सब कुछ है, कागजों में है, कागजों में सब कुछ है, तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसका कारण जो है, बताइए। उसका अल्टीमेटली कारण फिर मैं वही कहूंगा कि गवर्नमेंट यहाँ है, जनता यहाँ है। आपको कुछ तो एक्टिविस्ट और कुछ जागरूक लोग चाहिए जो एक चेन बिल्डअप करें, जो एक्सेस भी करें चीज को, उनको भी मोटिवेट करें, नीचे मोटिवेट करें। तो मैं अब आपसे दूसरा प्रश्न करता हूँ, आप ही की पार्टी ने पंचायती राज लाया था, अमेंडमेंट था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं, मैं चीन काफी भ्रमण किया, एक जमाने में चीनी गर्लफ्रेंड थी मेरी, तो देख आया। तो मुझे एक चीज लगी कि चीन का जो लोकल कम्युनिस्ट पार्टी बॉस है, 5-10 साल 15 साल रहता है, ठीक है। एक तरह से चीन ज्यादा डेमोक्रेटिक है जिले पे भारत से। क्यों? क्योंकि कल ही एक बड़े सीनियर अफसर आए मिलने, अभिन्न मित्र हैं, बता रहे थे भाई एवरेज टेन्योर 1 साल का है डीएमएसपी का। अच्छा। 1 साल में, और हर डीएम आता है मोहम्मद बिन तुगलकिया वो अंदाज से, मैं सारे बदल डालूंगा, पूरे घर के बदल डालूंगा। बुढ़ा रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो कभी मुड़ के नहीं देखेगा, वो ही अंग्रेज बहादुर की तरह है। वो बोलेगा आपका जिला सीकर ना, झुंझुनू, बोलेगा जब मैं झुंझुनू का डीएम था, मैं उन सैवेजेस को सिविलाइज कर दिया। ठीक है, यही तो है ना। वो रहेगा जयपुर में या दिल्ली में, राजस्थान गार्डर का आईएएस या आईपीएस कहाँ सेटल करेगा? तो एक तो उसकी
सोच बड़ी छोटी है, नाक के आगे नहीं है। ठीक। दूसरी बात यह है कि उसका लोकल से कनेक्ट नहीं है, वही बात जो आप कर रहे थे। तो काहे ना एक वहां का लोकल जो भी है जिला इलेक्टेड मेयर टाइप, वो चलाए, वो नीति तय करे, कृषि नीति तय करे, सारे मेयर मिल के करें, कम से कम वो अपने एरिया में डिसाइड कर ले। और मैं इसलिए कह रहा था चीन ज्यादा डेमोक्रेटिक मुझे लगा, क्योंकि चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी बॉस है वो 10-15 साल रहेगा वहां, तो दुकानदार से बना के रखनी पड़ती है, इंडस्ट्रियलिस्ट से बना के रखनी पड़ती है, या लेबर वालों से बना के रखनी पड़ती है, थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ती है ना, सिर्फ कोड़े थोड़ी बरसा सकता है। उसको हॉस्पिटल वगैरह भी रखना है तो थोड़े डॉक्टर भी ठीक ठाक रहें, मिलजुल के उसको जो है चलाना पड़ता है और चमकाना पड़ता है। जब वो चमकाता है अपना शहर, जैसे शंघाई जब चमकाया जू रोंगजी ने, तब वो उठ के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक। हमारे यहाँ जिले के लेवल पे तो आप चला ही नहीं रही हैं, आप अपना जिला तो नहीं चला रहे, वो तो सीधे चल रहा है जयपुर से। तो अगर आपकी पार्टी आई तो क्या वो पंचायती राज लाएगी ठीक से? क्योंकि आप तो यही बात कर रहे हैं ना, सरकार इधर है और जनता इधर है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो पार्टिसिपेशन बढ़ाने का जो मैकेनिज्म है वो हमारी सरकार आए तो हम जरूर इस बात में इनपुट देंगे कि भाई अपने आप करेंगे इनपुट, नहीं करेंगे क्या? भाई जो मेरी कैपेसिटी में है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं ऊपर आप उस पे लड़ेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। ठीक है, इतना आप कह सकते हैं। क्योंकि अच्छा, दूसरा फिर मैं आपसे पूछता हूँ कृषि से ही संबंधित या फार्मिंग से, सरस डेयरी है आपकी राजस्थान में, ये है, कैसा कर रही है? ठीक है, ठीक है। अमूल जैसा तो नहीं कर रही है? नहीं, उतना देखिए गुजरात में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो पुराना भी है, मैच्योर भी है। बिल्कुल। तो हम केवल एक सरस एक तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, गुजरात अमूल किसने शुरू की, किसने चलाई? बीजेपी। अच्छा, सरस किसने शुरू की, कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेट, आईएएस। मुझे पता है कि एक आईएएस अधिकारी थी, वो उनको पसंद भी नहीं था, भैंस से उनको दुर्गंध आती थी, वो चाहती भी नहीं थी, पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद सरस डेयरी आपके आईएएस के हाथ है। यानी ये किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे विजय कुरियन का था, तो वैसा कोई इमोशनल किसी से अटैचमेंट नहीं है। आपने कहा आप सरस डेयरी में के लिए राजस्थान के आप नेता हैं, दिग्गज हैं, आप चिंतक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप राजस्थान के लिए एक कुरियन, सरस डेयरी के लिए एक कुरियन ढूंढ के लाएंगे? बिल्कुल, पक्का ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, आप लाएंगे, प्रयास करेंगे, आईएएस के हाथ से लेंगे। अगर मैं इस कैपेसिटी में जब भी आता हूँ, कभी भी इस पे आप लेकिन तर्क करेंगे, इस पे आप लड़ेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि राजस्थान में पशु बहुत हैं, आज के दिन शायद गुजरात से ज्यादा है, और आपके पास ऊंट भी है, ऊंट का दूध डायबिटीज वालों के लिए लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है। तो अगर आपने अपनी सरस डेयरी चमका दी, मैं तो कहता हूँ आइए से भस्मासुर, जहां हाथ रखता है भस्म हो जाता है। क्योंकि एक बहुत ही कम सक्सेस स्टोरीज है, नहीं है, संभव ही नहीं है ना, वो अपवाद है। क्यों है? क्योंकि अगर अफसर को आपने सरस डेयरी डाल दिया और वो रोज जो है पूजा पाठ करा रही है कि मेरी पोस्टिंग फाइनेंस में हो, मैं मक्खन मलाई खाऊं, मैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाऊं, करोड़ों के पैसे में नहाऊं, तो आपकी सरस डेयरी तो नीरस हो ही जाएगी ना। तो इंसेंटिव इशू है ना। देखिए पॉलिटिक्स अगर आप पढ़िए तो कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम होती है क्या, क्योंकि अगर बाहर कूड़ा है सबका भला होगा, लेकिन एक आदमी अगर काम करेगा तो उसका ज्यादा समय लगेगा। मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी ने बताया कि उसने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोज किया कि साहब इससे बहुत फायदा होगा, 1 साल तक वो लगा रहा। जिस दिन मीटिंग थी फाइनल उसको एक्सेप्टेंस के लिए, बीच मीटिंग में जो आईएएस थे उनको खबर मिली कि उनका विभाग, उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। उसकी 1 साल की मेहनत बीच मीटिंग में उस आईएएस ने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया कि अब जो पीछे आएगा मेरे बाद उसकी वो फैसला करेगा, मैं इस पे फैसला नहीं करूंगा। मेरे हालांकि ऑर्डर नहीं आया था, केवल खबर आई थी, खबर पे उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। वो बंदा जो था वो इतना इमोशनल हो रहा था कि मेरी 1 साल की मेहनत
और मैं किसके पास कर रहा था, एक ब्यूरोक्रेट के पास में, जिसका कि कोई इमोशनल कोई जुड़ाव नहीं, तो देखिए कोई मतलब नहीं, और वो बीच मीटिंग में खत्म करके चला गया और वो कभी मेटेरियलाइज ही नहीं हुआ फिर वो। चलिए, तो देखिए जब आपकी सरकार आए तो इसका एक निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको प्रोफेशनलाइज करना होगा। सारे डिपार्टमेंट आईएएस के हाथ नहीं हो सकते। देखिए आज के दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर आईएएस है। अंग्रेजों के समय इंडियन सिविल सर्विस नहीं थी, आर्कियोलॉजिस्ट होता था। तो धीरे धीरे आजादी के बाद, और इसमें सारी पार्टियों का दोष है, आपकी पार्टी का भी दोष है, बिल्कुल हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपने क्या किया कि सभी कुछ आईएएस के हाथ दे दिया। प्रोफेशनल्स के लिए फिर इस देश में ही जगह नहीं रही, तो जाके नोबेल प्राइज विनिंग जीतता है विदेश में और सीईओ बनता है विदेश में। तो क्योंकि एक ही परीक्षा है और आपने नहीं लिखी तो फिर आप गई भैंस आपकी पानी में। तो मूल बात पे आते हैं कि आप बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में जो कहते हैं सब्सिडियरिटी, कि अगर जो है मुद्दा गांव का है तो गांव के स्तर पे निर्णय हो, जिला है तो जिले के स्तर पे हो, राज्य है तो राज्य के स्तर पे। ठीक यही है ना बात। और हर स्तर पे जो प्रतिनिधि हो, ठीक है, दाल में नमक बराबर, तो लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, कभी पैसे के लिए कर लेंगे, कभी पद के लिए कर लेंगे, कभी बच्चे के लिए कर लेंगे, लेकिन मोटा मोटी वो कम से कम जनता का हित देखे, मोटा मोटी। यही बात है ना। तो इसके लिए एक तो हमने कहा पंचायती राज, दूसरा सरस डेयरी में आप लाइए कुरियन साहब को, तीसरा डिपार्टमेंट ठीक, मतलब प्रोफेशनल्स लाइए, उनसे चलवाइए, उनको लॉन्ग टर्म वो दीजिए। लेकिन चौथा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि उसको करने के लिए आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आपके किसी थिंक टैंक का मैनिफेस्टो है, आपका मतलब एक वो तो हो ना, गांधी जी आजादी चाहते थे तो 3 अखबार चलाते थे, लोगों को पता था कि भाई आप सहमत हो असहमत हो, आपको पता था कि भाई गांधी जी का स्वराज्य ऐसा है कि खुद आप चरखे से बुनिए। बात अलग है कि आजादी के बाद लोगों ने बुनना बंद कर दिया, लेकिन उनका एक था, विजन था। तो मेरा प्रश्न यह है कि आपका विजन क्या है, निजी और पार्टी का? देखिए, जैसे गांधी जी के चरखे के बारे में आपने बताया, मेरा ही जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब गांधी जी इंडिया आए तो उनको लगा कि यहाँ का जो नागरिक है वो सीधा अंग्रेजों से कन्फ्रंटेशन के लिए आज तैयार नहीं भी था। सत्य बात है। बहुत सिंपल सा एक टास्क दिया कि अगर कोई बंद कमरे में बैठकर चरखा काट लेगा तो हम मान लेंगे कि वो भारत की आजादी चाहता है। अब ये एक ऐसा टास्क था जिसमें कोई लॉ ब्रेक नहीं हो रहा था, कोई इशू नहीं था, लोगों ने चरखा काटना चालू हो गया। फिर सेकंड उन्होंने टारगेट दिया कि आपने विदेशी कपड़े जला दो, वो भी मेरा खुद का मामला था, उसमें मैं कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहा था, मैंने वो जला दिए, जिसने उससे फायदा बहुत हुआ। सोचिए उनका ब्रिटिश एम्पायर तो था ही पैसे कमाने के लिए, तो उनकी आमदनी कम हो गई, आमदनी कम हुई, प्लस आपके पास एक कमिटेड वर्कर आ गया जिसने 2 काम कर लिए, वो तीसरी बार भाषण सुनने चला गया, और जिसने भाषण सुन लिया वो पूरी तरह आजादी के उसमें एनरोल्ड हो गया। तो ये एनरोलमेंट का प्रोसेस था। बिल्कुल। तो ये सारे गांधी जी ने किया। अब मेरा जो नया जो भारत, जो इस वक्त सोशल मीडिया का जो भारत है, जो आप कह रहे हैं गांधी जी 3 अखबार चलाते थे, हम जो इन दिनों देख रहे हैं, एक गुजराती, एक हिंदी, एक अंग्रेजी, बड़े मेहनती तो थे। हम जो अब देख रहे हैं कि अटेंशन स्पैन जो है यूथ का, वो इतना कम हो गया है कि 1 मिनट की रील भी देखना उसको लंबा लगता है, उसको 30 सेकंड की रील चाहिए। अरे मैं तो बताना भूल गया दर्शकों को कि ये कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए आदमी हैं, तो इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इनको काफी कुछ पता है टेक्नोलॉजी के बारे में। हमें उस यूथ को एनरोल करने के लिए बहुत छोटी नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे। वो पूरा अखबार नहीं पढ़ रहे, अच्छा, बड़ा लेख नहीं पढ़ रहे, आप खुद इंटरनेशनल उसमें पब्लिकेशन, ये पूरे विश्व की पूरे वर्ल्ड की इशू है। हम अरे एक मिनट माइक, आपने ये बात छेड़ दी। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी हुई थी और उन्होंने पाया कि ह्यूमन अटेंशन स्पैन, हम लोग तो आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं, यंगस्टर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन एडिक्शन इतना है, और ह्यूमन अटेंशन स्पैन अब 7 सेकंड से नीचे है। सो ह्यूमन अटेंशन इज नाउ लोअर देन दैट ऑफ अ गोल्ड फिश।
मतलब गोल्डफिश को लोग कहते हैं कोई ध्यान नहीं, हम उनसे भी क्या गुजरे हो गए। मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, मैं वो मना करते हैं। उन्होंने हमें एक्सरसाइज करवाई कि आमने सामने हम 2 लोगों को सामने खड़ा करते, ऐसे हम लोग 100 लोग थे, वो दोनों को एक दूसरे की आंख में देखना है और एटलीस्ट 5 मिनट्स देखना है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कभी इस एक्सरसाइज को करके देखिए, आप हो सकता है कि हो, यानी आप 5 मिनट में आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और फिर आप आंखों में आंखें डाल के बात करने लायक बनते हैं। सो आपको इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। आर्ट ऑफ लिसनिंग, जैसे हम उस रूम में बैठे थे अभी, लगातार बातचीत चल रही थी, तो उसमें भी ये एक्सरसाइज होती है कि आप लिसन करना चालू करो तो बोलने वाले कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर लेगा। अगर आप नहीं सुनोगे तो उसको और ज्यादा शब्द काम में लेने पड़ेंगे। तो हमें ये जो नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हमें इस पे पूरी तरह फोकस करना पड़ेगा कि छोटे छोटे नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम यूथ को दे सकते हैं। अभी जो राजनीति, जो सेंट्रलाइज राजनीति है, उसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास हर सभी पॉलिटिकल पार्टीज में नीचे से वो स्टफ नहीं आ रहा, जो कि पहले सड़कों पे लड़ने वाले, इश्यूज पे लड़ने वाले, वो लोग अब नीचे से आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि ऊपर से दिल्ली से फरमान आ रहे हैं, फरमान आता है या सोशल मीडिया क्लिप आ जाती है इश्यू के ऊपर, और जो ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, किसी को एनरोल करना होता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है। तो बीच की जो कड़ी है, जो कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर है, उसकी कमी आती जा रही है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं हमें जरूरत नहीं है, आज मोदी जी भाषण देंगे और आपका जो 18 साल का बच्चा है वो आपसे पूछेगा नहीं, वो सीधा हमें वोट देगा। तो वो जो बीच की पॉलिटिकल वर्किंग वाली जो कड़ी है, उसमें कमी आ रही है, ये बड़ा इशू है। अच्छा। इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए, आपने सेंट्रलाइजेशन की बात छेड़ ही दी, तो सेंट्रलाइजेशन तो शुरुआत की थी इंदिरा गांधी ने, बड़े भयंकर तरह से सेंट्रलाइज किया था उन्होंने। युद्ध तो जीती थी पर इकोनॉमी का भट्टा बैठा दी, और हम लोग बात भी पहले कर रहे थे, उन्होंने इकोनॉमी, और सिर्फ उनका दोष नहीं है, मोरारजी देसाई आए तो उन्होंने कोका कोला को ही निकाल दिया। तो उस समय भारत में दौर आया, जैसे चीन में आया था एक दौर की, चीन में आया था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, डिजास्टर, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील करेंगे हम, कुछ नहीं, अपने बर्तन तक जला दिए, पिघला दिए, कुछ नहीं हुआ, स्पैरोज मार दी, अकाल पड़ गया चीन में। बिल्कुल। फिर कल्चरल रेवोल्यूशन, वो भी पागलपन था। लेकिन फिर जब डंग शाओपिंग आया माओ के मरने के बाद 1978 में, और तब इमरजेंसी जा चुकी थी, तब जनता पार्टी थी, 77 से जनता पार्टी थी, तो उसने कहा इट डजंट मैटर इफ अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट, मतलब बिल्ली काली हो सफेद हो उससे मतलब नहीं है, बिल्ली को चूहा पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो उसने एक उदारवाद की इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो की, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, उसने कहा बिजनेस को तुम बिजनेस करो, जम के करो। और हाईवे पे 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी थोड़ी सी आगे थी, वो हमारी थी। हमारे सारे नेताओं ने क्या किया कि भैया जरूरत ही नहीं है गाड़ी की, टायर निकाल लो, इंजन खोल दो, बैलगाड़ी ही सही है। तो इंदिरा गांधी जो है लड़ाई जरूर जीती, लेकिन इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया, उसमें जनता पार्टी का भी दोष है, सबका दोष है। आज का दौर है कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार ने युद्ध तो जीता नहीं है, वही इकोनॉमी का वो भी भट्टा बैठा दिए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आपका विजन इकोनॉमी में कैसे अंतर है, क्योंकि कंट्रोल की टेंडेंसी तो आप में भी है। देखिए, जैसे 52 से अगर हम देखें, बिल्कुल, तो 71 और 77 उस वक्त 20-25 साल हुए थे। किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसका एक गेस्टेशन पीरियड होता है, हमें लगता है कि हो सकता है इससे कुछ चीजें निकले। हमने जब 91 में देखा कि भाई वो जो मॉडल था उससे हमें जितना, वही फर्स्ट गियर में जितना आप भगा सकते हो गाड़ी, फिर सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो आपने फर्स्ट गियर में जितना उससे फायदा लेना था वो ले लिया। अब वो सेकंड गियर में डालने, नुकसान भी काफी ले लिया। नुकसान भी देखिए, भारत और अमेरिका, वो भारत और चाइना साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने झटका लगा, उन्होंने कोर्स करेक्शन कर दिया। बिल्कुल, हमें झटका थोड़ा कम लगा, झटका बहुत ज्यादा लगा, तो उन्होंने कोर्स करेक्शन काफी किया, झटका उतना नहीं लगा, हमें झटके कम लगे। प्लस मैंने मजाकिया बात जरूर देखी थी, मैंने पढ़ी कहीं कि भारतीय जो होता है उसकी टाइमलाइन बहुत बड़ी है। वो यानी अगले जन्म, फिर अगले जन्म,
वो देखता है इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में। तो हमारे यहाँ झटके जो है, झटकों का एक स्पिरिचुअल मैनेजमेंट अंदर से आता है कि हम अगले जन्म में देख लेंगे। तो आपकी बात सही है, लेकिन फिर हमने 91 में कोर्स करेक्शन किया, लेकिन पूरा नहीं किया, लेकिन काफी कुछ किया। नरसिम्हा राव देखिए, नरसिंह राव सरकार को लोग उसका श्रेय नहीं देते, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और मैं कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी लोग श्रेय नहीं देते। इन दोनों ने काफी उदारवादी लोग थे, काफी काम किया। देखिए, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी चलाने के लिए आपको लिबरल होना पड़ेगा, आपको जो मैकेनिज्म है उसको मजबूत करना पड़ेगा। आप अकेले सुपरस्टार होकर या सुपरमैन होकर, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं ड्रोन भेजकर पता करवा लेता हूँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, होता नहीं है, वो पता नहीं लगा सकते नहीं वो। लेकिन ये देखिए, अभी आते हैं 91 पर वो बीमारी हर पॉलिटिकल पार्टी में है। देखिए ममता बनर्जी कैसे चलाती हैं बंगाल को, ठीक। अब आप देखिए स्टालिन भी कैसे चलाते हैं तमिलनाडु को, पूरब दक्षिण। हाँ, आप चले जाइए दिल्ली, उत्तर आ जाइए, अरविंद केजरीवाल कैसे चला रहे थे। तो एक अमिताभ बच्चन स्टाइल पॉलिटिक्स भी आ गई है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। तो ये थोड़ी बीमारी आ गई है, टीम हम लोग नहीं बना रहे हैं, और हर आदमी को कंट्रोल की बीमारी है कि मैं एकदम जकड़ के रखूंगा। और उस जकड़ने के लिए साधन क्या है? आपकी कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी। भाई कलेक्टर क्यों बनाया गया? भाई कलेक्टर का काम था कर वसूलना, कलेक्ट लगान लेना, कोड़े बरसा के लेना, दुगना लगान देगा। तो अब उसकी आदत है, ठीक। तो अब चक्कर यह है कि 91 में क्या किया, कंट्रोल छोड़ा, सांस लेने दी लोगों को। वो जो दौर आया 91 के बाद, और वो चला ठीक से, मतलब वो चला 90s में चला, 2000s में चला, लेकिन वो मनमोहन सिंह के सेकंड टर्म में भी बदलने लगा। थोड़ा सा कुछ ज्यादा ये एनवायरनमेंट को लेके लोग करने लगे। ठीक है, जरूरत है, बिल्कुल पर्यावरण की जरूरत है। मैं तो ये मान के चलता हूँ पेड़ लगाना अनिवार्य है, लेकिन वो टॉप डाउन नहीं हो सकता। उसका मैनेजमेंट आप लगवा दीजिए पेड़, कितने पेड़ लगते हैं मैंने देखे हैं, फिर कोई पानी नहीं देता है। तो जब तक गांव के स्तर पे नहीं लग रहा है, जब तक नीचे से नहीं, वही जो बात आपने कही, तो कैसे होगा? तो बात पे आते हैं कि चलिए सेंट्रलाइजेशन की पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं कि नहीं, तो अगर वो गई तो कैसे जाएगी, और आर्थिक नीतियां क्या आप लाना चाहेंगे? एक तो मुझे एक बात याद आई, मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए, जैसे आप खुद सिविल सर्विसेज में रहे, काफी क्लोजली देखा है। हाँ, देखा। हम सॉफ्टवेयर के लोग थे, किसी ने मुझसे पूछा कि सॉफ्टवेयर कंपनीज इंडिया में कैसे डेवलप होगी। मैंने कहा इसलिए डेवलप हो गई कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको पता ही नहीं लगा कि इनको कैसे रोका जा सकता है। जब तक वो समझ पाते तब तक वो खड़ी हो गई, बिल्कुल बड़ी हो गई। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो नेगेटिविटी है, ये जो फाइलिंग है, ये जो भी चीजें हैं, बहुत चीजें, हाँ, इसको हमें बहुत तरीके से ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी सरकार में रही, और आपकी पार्टी ने ही, देखिए, एक कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी को सोशलिज्म ने नए पावर्स दिए। लाइसेंस, परमिट, कोटा राज के कारण कोई भी आईएएस, किसी को भी, एक ने तो कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जो है शोहरत नहीं है, मैं हॉलीवुड का स्टार नहीं हूं, लेकिन मैं रतन टाटा को बैठा देता हूं बाहर। बिल्कुल। अब मुझे पता है, मेरे इकोनॉमिस्ट दोस्त कई लोग वर्ल्ड बैंक के बताते हैं, ये जाते हैं राज्य में मिलने, सेक्रेटरी साहब होते नहीं है, मीटिंग मिस करना, और सिर्फ स्वदेशियों के साथ नहीं, विदेशियों के साथ भी। बिल्कुल। शाहे बेखबर, प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, उस पर एक्शन नहीं लेना। तो आप नेता है ना, लगाम कौन, जनता के प्रतिनिधि तो साहब आप ही है ना, तो लगाम कौन कसेगा इस प्रणाली पर? इसका एक बड़ा बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। देखिए, हाँ, होता क्या है कि मजबूत नेता आता है तो वो सिस्टम को खत्म कर देता है, क्योंकि वो उसके मतलब देखिए, उसके दोनों शिकंजे हैं कसने के लिए। कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, सिर्फ यही नहीं है। देखिए, पीएएस है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बीएएस है बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पीएएस एक दिन फाइनेंस, दूसरे दिन एग्रीकल्चर, तीसरे दिन किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट। मुझे मिले पीएस वाले बोलते हैं कि वही राग अलापते हैं जो आईएएस अलापते हैं। पीएस वाले बोलते हैं देखो जी, किसी और का वो एक्सपोजर नहीं है,
हम एलाइड सर्विस से ऊपर आए हैं, इसलिए हम सर्वगुण संपन्न हैं। फिर बीएएस वाले से मिलो, बस आता हुआ बास वाला है, वो भी वही राग लाता है। फिर आप आईएएस वाले से मिलो तो ये पीएएस, आईएएस, बीएएस, देश जरूर विभाजित हो गया, लेकिन एएस, ये एस डीएनए सेम है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए कि अंग्रेजों के यहाँ ये सिस्टम नहीं है। ट्रेजरी अलग रिक्रूट करती है, फॉरेन ऑफिस अलग रिक्रूट करता है, आपका MI6 अलग रिक्रूट करता है। क्योंकि सोचिए, अभी हमारे जो पिछले आरबीआई के गवर्नर थे वो एमए इन हिस्ट्री थे, सेंट स्टीवेंस कॉलेज से। देखिए, बिल्कुल इनका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, डीमोनेटाइजेशन में साहब कितने सर्कुलर निकाले शक्तिकांत दास ने, बताइए। हर दिन नए निकलते थे। और उस वक्त प्ली क्या थी कि अभी 17.5 लाख करोड़ कैश करेंसी है, अब कितनी है? 32 लाख करोड़। सुनिए, दूसरी चीज, फिर जीएसटी कैसे रोल आउट हुई, फिर तीसरी चीज गोल्ड बॉन्ड कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना फायदा हुआ देश को, रोल बैक कर दिया ना उसको, लेकिन कितना फायदा हुआ। अच्छा, उसके बाद ये रुपया डिफेंड कर रहे थे, हैं, तो कोई कहता है $70 बिलियन उड़ा दिया, कोई तो कह रहा है 100 बिलियन उड़ा दिया। उसमें किसका फायदा हुआ? मैनेज करने में, उसको मैनेज करने में, क्योंकि ये डॉलर बेच के रुपये मैनेज कर रहे थे, तो आपने 70 से 100 बिलियन। तो सीधी बात यह है, लेकिन आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को ठीक से नहीं उठाया है, आपका भी तो दोष है। देखिए, हमारी इस वक्त क्या हो रहा है, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, मैं किसी टीवी डिबेट में गया, उस वक्त हमारी राजस्थान में 11 सीट्स आई। किसी ने कहा साहब आपकी 11 सीट्स आई हैं, तो आपने क्या? मैंने कहा हमारा संघर्ष तो बहुत बड़ा है, हमारे पैर बांध दिए और फिर बोला कि अब आप दौड़ो। हमारी बात को मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा डिफॉर्म करके चलाता है। उनके पास कहीं एक सेंट्रलाइज व्हाट्सएप आता है कि आज आपको इस टॉपिक पर डिबेट करनी है। डिबेट वहां से तय हो रही है, कंटेंट वहां से तय हो रहा है, प्रश्न वहां से तय हो रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हम जो बात कह रहे हैं, हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो वो छपता नहीं है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बात होगी मेरे 7-8 महीने पहले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लैकआउट हो गई, यानी किसी टीवी चैनल पे चली ही नहीं। तो हमारे साथ इशू वो आ रहा है कि हम हमारी बात कह भी रहे हैं और वो बात कम्युनिकेट नहीं हो रही नीचे तक। अच्छा, चलिए, रीच कम हो जाती है। फेसबुक पे अगर मैं कुछ लिख देता हूँ जो कि पीएम के खिलाफ है, तो पता लगता है कि लोगों को दिखना बंद हो जाती है, रीच कम हो जाती है। तो हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ना पड़ रहा है। तो आपकी बात भी सही है कि आप एक इम्पार्शियल तरीके से कह रहे हैं कि आप बात को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ एक ऐसी नहीं। देखिए, मैं मानता हूं आपकी आधी बात, लेकिन आधी बात मैं नहीं भी मानता हूं। राहुल गांधी आए थे, नेशनल प्रेस क्लब में आए थे, तो पूरा भाषण क्या दिए, द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज जस्टिस। चलिए भाई, हर आदमी आपसे सहमत होगा, मैं भी सहमत हूँ, न्याय इंसाफ बड़ी जरूरी चीज है। लेकिन वो बात करने लगे आरक्षण की, कि भैया कोई जो है, सब लोग अपर कास्ट हैं तो सेक्रेटरी होने चाहिए, ये आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। और मैंने उनसे बोला कि आप भीमराव अंबेडकर जैसा बना दीजिए ना फाइनेंस सेक्रेटरी। अंबेडकर जी तो, और आपका तो अंबेडकर के किस्से आप चाहें तो सुना सकते हैं इधर, लेकिन अंबेडकर जी तो इकोनॉमिस्ट भी थे, लॉ भी थे, ठीक है, भले ही चुनाव वगैरह जीतने में कच्चे रहे हों, पर वो इंटेलेक्चुअल थे। उनकी इंटेलेक्चुअलिटी पे कहीं कोई इंटेलेक्चुअल, वो चुनाव नहीं जीते, ये एक बड़ा मेथड जो इन लोगों ने क्रिएट किया, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नहीं चुने गए, तो कांग्रेस ने अपने जो चुने हुए कैंडिडेट का इस्तीफा करवाया और वहां उपचुनाव करवाकर अंबेडकर साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आए, क्योंकि वैसे व्यक्ति को लाना जरूरी था, बिल्कुल, ताकि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिल सके, एक इंटेलेक्ट जो उनका लेवल था उसका फायदा मिल सके देश को। तो देखिए, अंबेडकर जी को आप जैसा आदमी फाइनेंस सेक्टर, जो मैंने कहा कुरियन जैसे आदमी को ले आइए सरस डेयरी के लिए, अंबेडकर जैसे आदमी को लाइए। आप ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जो पैशनेट लोगों को, उस फील्ड से पैशनेट जो है उनको लाकर, डोमेन स्पेशलाइजेशन प्लस पैशन, और उनको फिर आप डी में लाए। करेक्ट। अब मैं आप गोल कीजिए। अब आपने एक बात कही, एक आईएएस मेरे साथ बैठ के यही बोला कि देखो भाई, बाकी देशों में क्या होता है कि एक जर्नलिस्ट होता है, वो नेता होता है, ठीक। अब आप चलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पर ज्यादातर नेता जनरलिस्ट हैं। हमारा जनरलिस्ट नेता, उसके नीचे बैठता है जनरलिस्ट आईएएस, वही एग्रीकल्चर, वही कल्चर, वही फाइनेंस, वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वही नेशनल आर्काइव्स, वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने सिग्नल क्या दिया कि अगर आप डोमेन में स्पेशलाइज कर रहे हो तो आप आजीवन जूता चमकाओगे ब्यूरोक्रेसी का।
डोमेन स्पेशलाइजेशन तो आपने खत्म कर दिया, इंडियन मेडिकल सर्विस भी खत्म कर दी, वो अंग्रेजों के समय थी। तो उसमें देखिए आपकी पार्टी का भी दोष है, अब आप ऑपोजिशन में हैं तो आप बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन और मानने में कोई वो नहीं है, ठीक है, जब तक गलती नहीं मानेंगे तब तक सुधार होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो अब राहुल गांधी जब सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी बात नहीं कर रहे, सिविल सर्विसेज एग्जाम को बदलने की बात नहीं कर रहे आप लोग कि अच्छा पेपर वर्क बदलने की बात नहीं कर रहे। चीन में मेरे ही मित्र हैं, आप सुन लीजिए उनका पॉडकास्ट, वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल ड्रम कैप मैन्युफैक्चरर हैं और मुंबई में आईआईटी बॉम्बे के प्रेसिडेंट हैं शरद कुमार सर्राफ, और 72 में शुरू किए थे इंडस्ट्री। तो बड़ा ही बताइए मैन्युफैक्चरिंग की कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है भारत की, कितने लोग जानते हैं उनको, बहुत कम, जानना ज्यादा लोगों को चाहिए। खैर शरद साहब ने कहा कि मेरी चीन की फैक्ट्री अगर 15 दिन या जो भी 21 दिन में अगर परमिशन नहीं आई तो इसका मतलब डीम्ड ग्रांटेड है। बोले यहाँ तो फाइल घूमती रहती है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे जर्नलिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं नेता की, नेता जैसे राहुल गांधी जी के बारे में जो मैं जानता हूँ, नेता ऐसा होना चाहिए जो जर्नलिस्ट होकर इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जब वो किसी पॉलिसी मेकिंग की मीटिंग में जाए तो सबसे पहले अपना ईगो बाहर रख दे। वो ये मान ले कि आई एम ए जर्नलिस्ट, मुझे उस डोमेन के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, तो जो डोमेन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे, वो जो बोलेंगे उसमें मुझे जो इनपुट देना है जनता की तरफ से वो मैं दे दूं, और उनको आगे करके पैशनेट बंदे को वहां मैं डिप्लॉय कर दूं और उसको मैं पावर दूं। वो मुझे लगता है कि वो मेरे लीडर में है। आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपना ईगो नीचे रख के और डेलीगेट कर सकते हैं। वो गोफर डेलीगेट नहीं करते, वो डेलीगेट कर सकते हैं। आज जो लीडरशिप चल रही है वो सुपरस्टार नो ऑल डिमोनेटाइजेशन जो हम देखते हैं, अचानक रात को 8 बजे आके, यानी आरबीआई को नहीं मालूम, इवन अरुण जेटली साहब को नहीं मालूम कि होने क्या वाला है। आप कर क्या रहे हैं? आप केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अब आपके पिताजी तो भाजपा में थे, है ना, और मेरे दादाजी कांग्रेस में प्रधान। हाँ, तो ठीक है, चलिए, तो आपके भी मित्र होंगे आरएसएस में, हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई लोगों ने बोला कि अतुल जी, दिस इज एन आईएएस गवर्नमेंट विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द आरएसएस। और आईएएस के लोगों ने बोला नहीं नहीं, हमारी सरकार नहीं है, दिस इज अ गुजरात काडर आईएएस गवर्नमेंट। बाकी काडर की कोई पूछ नहीं है। तो वो बात चलिए एक तरफ किनारे कर दीजिए। राहुल गांधी जी भी अंत में डिनेस्टी से है ना, एक ही डिनेस्टी चली आ रही है, तो आप बोल रहे हैं बॉटम से कनेक्ट। तो मैं ये बात तो कई लोग पूछते हैं ना, राहुल जी का 5वां टर्म है, 5th टर्म एमपी, ठीक है, और इस वक्त वो इस बार वो नरेंद्र मोदी जी से दुगने वोटों से चुनाव जीते, ठीक है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कंस्टिट्यूएंसी, असेंबली सीट से, ठीक है, असेंबली नहीं, पार्लियामेंट से, हाँ सॉरी, आप उनको अगर राजस्थान की असेंबली में लाना चाहें तो बड़ा अच्छा। पार्लियामेंट्री सीट पे दुगने वोटों से चुनाव जीते, ठीक है, चलिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में वो सीख रहे थे, मैं ही मानता हूँ। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस है, आज भी सीख ही रहे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है वो उसको मैं फील करता हूँ। अच्छा, उससे पहले, यानी राहुल भारत जोड़ो यात्रा से पहले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है। और डिनेस्टी की मैं अगर बात करूं तो ये मेरे ख्याल से गांधी परिवार में 85 के बाद, नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार 85 के बाद, गांधी जी के तो वंशज नहीं है, नेहरू जी के हैं, जवाहरलाल नेहरू के हैं। बिल्कुल। 85 के बाद इनके पास 3 बार गवर्नमेंट बनाने का चांस है, और तीनों बार इनकी फैमिली से कोई नहीं बना। अच्छा, इनकी फैमिली से कोई नहीं बना, मंत्री भी नहीं बना। नरसिम्हा राव बने, फिर मनमोहन सिंह बने। पर नरसिम्हा राव का आप लोग याद नहीं करते हो? नहीं, बिल्कुल। नरसिम्हा राव तो, यानी मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त हम बेसिकली नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह एरा में ही जी रहे हैं, इकोनॉमिकली अगर हम देखें। नहीं, वो एरा बदल गया। मैंने एक लेख लिखा था, सनातन सोशलिज्म। देखिए, एक सोशलिज्म लाए नेहरू जी, नेहरू चाचा हमारे, वो फेबियन सोशलिज्म था। फिर इंदिरा गांधी लाई, वो हार्डकोर सोशलिज्म था कि हर चीज बैंक नेशनलाइज कर दो, ये कर दो। और उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ, वो काफी कुछ रोल बैक हो गया, काफी प्रोटेक्शनिज्म कि चलिए आप ले आए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, अब वो रोल बैक हो गई, फेल हो गई, ठीक, लेकिन आपने बेंचमार्किंग नहीं की, ठीक।
आपने कंपटीशन कम कर दिया हर इंडस्ट्री में, ओलिगोपोली और मोनोपोली बना दी। कुछ तो ये ग्लोबल दौर भी रहा, ओलिगोपोली बढ़ी, यूएस में भी मोनोपोली, पर हमारे यहाँ कुछ ज्यादा बढ़ गई, और कुछ और भी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा बनी। चेबोल मॉडल आपने फॉलो किया, साउथ कोरिया वाला, या ज़ाइबात्सु जापान वाला, लेकिन आप बहुत विशाल विकराल देश हैं तो चला नहीं। और अब आप पॉपुलिज्म, उसको अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे नरेंद्र मोदी के ही, उन्होंने कहा न्यू वेलफेयरिज्म। हम लोग कहते हैं सनातन सोशलिज्म। ये आया 2019 लगभग नए बजट के साथ कि भैया डायरेक्ट ट्रांसफर करो, लीकेज तो बंद किया, अनाज दिया 5 किलो सबको, डिलीवरी में इंप्रूवमेंट लाए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो इंजन था इकोनॉमी का, वो डीमोनेटाइजेशन ने हवा निकाल दी। जीएसटी रोल आउट ने कहर ढा दिया। इसलिए नहीं कि जीएसटी खराब आइडिया, जीएसटी तो बहुत अच्छी आइडिया है, एक कॉमन इकोनॉमिक यूनियन होना तो गजब है, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्सिटी है, इतने टैक्स हैं, और फिर जो टैक्स टेररिज्म आया है उससे तोते की मौत हो गई है कि सब दहशत में, एनिमल स्पिरिट्स ही चली गई इकोनॉमी से। पिछले साल 4,300 मिलियनेयर छोड़ के गए हैं देश। लोग दुबई का परमानेंट रेजिडेंस ले रहे हैं, लोग सिंगापुर का ले रहे हैं, न्यूजीलैंड, कनाडा, जहां मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, एक बार यहाँ से निकल जाए। बिल्कुल, ये जो फ्लाइट्स जो हो रही है, बिल्कुल, कैपिटल फ्लाइट और टैलेंट फ्लाइट, टैलेंट कैपिटल से भी ज्यादा मुझे लग रहा है टैलेंट वाला जो है वो इतना बड़ा घाटा है, उसको आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चलाते कंपनी, उनके बच्चे चलाते कंपनी, वो नई चीजें शुरू करते, तो आपकी एक एंटरप्रेन्योरियल क्लास जा रही है। हालांकि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे जुमलेबाजी बहुत कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री की तो का गला घोंट दिया। तो सनातन सोशलिज्म जो नया आया है कि सभी चोर हैं, तो इसकी काट क्या है? आप लोग आएंगे तो अब तो क्या है ना कि बंदूक में गोली भर दी गई है, तो जब आप सत्ता में आएंगे तो आपके हाथ आ जाएगी बंदूक, तो आप वो बंदूक जो है से गोली निकालेंगे कि आप दागेंगे? आप भी दागेंगे। नहीं, बिल्कुल इस पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। आपने एक बात मुझसे कही, मैं पहले वो बता देता हूँ कि सभी चोर हैं की मानसिकता। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन इन्होंने नोटबंदी लागू की, मैं किसी गांव में था, मुझे किसी ने बताया कि इस तरीके नोट बंद कर, मैंने सटायर एक लाइन का लिखा केवल फेसबुक पे कि कस्बे के फर्जी डिग्री युक्त कंपाउंडर ने ब्रेन सर्जरी की जिद कर ली है। ठीक है, उसमें कहीं कोई नोटबंदी का मेंशन नहीं था। मुझे इतने कमेंट लोगों ने किए नीचे, आप समझते नहीं है कितना काला धन दबा रखा है तुमने, तुम चोर हो इसलिए तुम्हें दिक्कत है, तुम देखना 50 दिन में पूरा भारत बदल जाएगा। मैंने कहा इस तरीके से बदलता नहीं है। तो हमें ये जो सब चोर है वाली जो मानसिकता है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा जो कंट्रोल है, इसको हमें फिर से लिबरल करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से आप ईडी सीबीआई के थ्रू और ये जो आप पूरे देश को मैनेज करना चाह रहे हैं, चलता नहीं। आप जो ये लगातार एक आपका सिंगल माइंडेड फोकस है कि आप मीडिया को कंट्रोल कर लें, डिसेंट को कंट्रोल कर लें, फंडिंग को कंट्रोल कर लें, ये आपकी सत्ता के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन देश की जो एनिमल स्पिरिट जो आप कह रहे हैं, लोग भाग जाएंगे, देश छोड़ के चले जाएंगे। जिसको काम करने की ऊर्जा है वो यहाँ नहीं करेगा, न्यूजीलैंड में जाके कर लेगा, बिल्कुल दुबई में कर लेगा। तो हमें वैसे लोगों को, जैसे आयन रैंड का जो नॉवल है फाउंटेन हेड, बताइए, कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की पार्टी का स्पोक्समैन आयन रैंड को कोट कर रहा है, कलयुग आ गया। हमें देखिए, जो भी अच्छी चीज है हमें उसको एक्सेप्ट करना। तो अब आप तो फ्री मार्केट की बातें कर रहे हैं। अब आप फ्रीडरिक फॉन हाइक की किताब ले आएंगे और अब मिल्टन फ्रीडमैन ले आएंगे, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम अगली दफे। मैं इस पे एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ। एक चाइनीज प्रीमियर से किसी ने पूछा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो 17th सेंचुरी में हुआ, जो इन लाइन है, आपका क्या विचार है? मशहूर है, इट्स टू अर्ली टू से। जो 17th सेंचुरी में कोट नहीं कर रहे, 18th सेंचुरी, 1789। असल में कहा था 60s वाले रेवोल्यूशन के लिए, 68 के लिए, लेकिन लोगों ने उसको बना दिया 1789 का। लेकिन वो भी बात सही है, अभी तो 200 साल हुए हैं, 5वीं रिपब्लिक है और गिर रही है, ढह रही है। तो आपकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल 16 आने सही है। इसलिए हमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉडल काम तो आयन रैंड का आप कह रहे हैं कि आप फाउंटेन हेड की बात कर रहे हैं, एटलस श्रग, तो आप कह रहे हैं कि एटलस ही आप भगा देंगे तो आसमान गिर पड़ेगा सर पे, एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स फ्रेंच कॉमिक्स की तरह। हमें सबसे पहले भारत की जो इमेज, जो कट्टरपंथी जो इमेज बनी है, इसको फिर से लिबरल करना पड़ेगा, ताकि लोग, आज आप किसी दूसरे देश में एमिग्रेट होना चाहते हैं, तो
आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई वो देश लिबरल है कि नहीं, सेकुलर है कि नहीं, डेमोक्रेटिक है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं, यही सब चीजें देखते हैं? नहीं, एक और चीज आप देखते हैं, जस्टिस है कि नहीं, वो सब। और बड़ी छोटी चीज है, आप देखते हैं पानी घर आएगा कि नहीं, कचरा उठता है कि नहीं। देखिए फ्रीडम वगैरह बात ठीक है, आपने कही, अच्छी है, शेर व शायरी की बात है, और बड़ी, मैं इस शेर व शायरी में विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार चलाता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फिलोसॉफिकल फ्रीडम में, मतलब सैद्धांतिक और दार्शनिक आजादी में मेरा अथाह विश्वास है, पर अधिकांश लोग इसमें विश्वास नहीं करते। अधिकांश लोगों के लिए क्या है, रोटी कपड़ा मकान, कूड़ा ना हो। अगर टैक्स ले रही है सरकार, तो सरकार दे क्या रही है आपको? स्कूल दे रही है, हॉस्पिटल दे रही है, ठीक है, आप पैदल कहीं जा सकते हैं अगर जाना हो, या सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। तो सिंगापुर में बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन सिंगापुर में ऑर्डर है, अकाउंटेबिलिटी है, और लोग इमिग्रेट करना चाहते हैं, है ना। दुबई में कोई फ्रीडम नहीं है, लेकिन दुबई लोग जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक फ्रीडम है। और मैं इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करूंगा, चूंकि हम एक कॉलोनियल स्टेट रहे। कॉलोनियल स्टेट का पर्पस क्या था? यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी गला घोट के बंद कर दो, ये तो मार्केट है हमारा साला, यहाँ से हमको लेना है रॉ मटेरियल और यहाँ को हमको बेचना है फिनिश्ड गुड्स, प्रोसेस कर। ठीक, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या था? यही लागू करना। फिर उस कॉलोनी के बंदरों को आपने तलवार दे दी और उसने राजा की नाक काट ली। कुछ तो बड़े डेडिकेटेड आइडियलिस्टिक अफसर थे, लेकिन वो घुट्टी पी गए, पावर हमारे पास है, वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चोर, कैपिटलिज्म खराब। वो आते थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, आप ही के पहले प्रधानमंत्री के नाम। अभी भी नंबर 2 पे नंबर 1 पे रहती है, नंबर 2 नंबर 1 गया तेल लेने, लेकिन वहां सोशलिज्म का घुट्टी पी के आते थे और फिर इकोनॉमी का गला घोट देते थे। तो एक मेरे मित्र ने बोला कि भारत में क्या हुआ है समय के साथ, क्योंकि आप ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोवियत रूस में भी यही हुआ था, बैठ ही गया देश, इतना सशक्त देश बैठ गया। मैं 1 साल रहा हूँ। बिल्कुल, आप तो डॉक्टरी पढ़ रहे थे। अब कब, किस सन में पढ़ रहे थे? 95-96 बताइए। गिरने के तुरंत 91 में गिरा। तो आप 4 साल बाद में गया। बिल्कुल। वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर थे डॉक्टर। हमने उनसे पूछा कि आप वो काम क्यों नहीं करते हो? तो व्लादिमीर पुतिन तो नहीं थे आपके टैक्सी ड्राइवर? वो बोले कि उस वक्त मेरी तनख्वाह और मजदूर की तनख्वाह बराबर थी, तो हमारे मोटिवेशन ही खत्म हो गया कोई नया काम करने का। बिल्कुल। वहां पे जैसे सेर्गेई बुबका, वहां पे केवल एक ही वर्ग था जो मेहनत कर रहा था, वो था खिलाड़ी, क्योंकि उस खिलाड़ी को इंडिविजुअल एप्रिसिएशन मिलता था कि अगर कॉस्परोव है तो कॉस्परोव ही है, उसको उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, या सेर्गेई बुबका का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। तो लोग खेल रहे थे कि हमारा इंडिविजुअल का नाम होगा। उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज थी, बिल्कुल उनमें मोटिवेशन ही खत्म हो गया, ठप हो गई। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो आपने उस कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी को सोशलिज्म की तलवार दे दी और उसने राजा की नाक ही काट ली, या जनता की नाक काट ली। और मेरे मित्र ने कहा, जो इकोनॉमिस्ट है, चिंतक है, उसने कहा कि हो क्या गया है आज की, इकोनॉमिक एक्टिविटी is criminalized and corruption is legalized। मतलब क्या है कि भाई आप धंधा करिए, लोग आ जाएंगे, अरे आपने ये गलत किया, आपने फाइल नहीं किया, 4 दफे आपको जीएसटी फाइल करना है, आपने 2% यहाँ चोरी कर ली, फलान कर ली, 4 और इंस्पेक्टर आ जाएंगे। उतना बुरा हाल नहीं है इंदिरा के समय जितना, लेकिन बुरा हाल तो है। अगर आप फंस गए सिस्टम में तो फंस गए। और अगर करप्शन आप कर रहे हैं, अब खबर आती है जज साहब के घर में 11 करोड़ पड़े हैं, 55 करोड़ पड़े हैं, राम जाने कितने पड़े हैं, वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। और सारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह कह रहे हैं खबरदार, किसने कहा कि पाप ऐसे है। ये पहली फायर फाइटिंग टीम थी जिसने आग लगाने की, बुझाने के बजाय आग लगा दी। तो देखिए क्या है कि भाई हिंदुस्तान में क्या हो गया, जिसके पास सत्ता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो तो लूट में आ गया है। बिल्कुल वही 18वीं सदी का समय आ गया। लाओ त्से का कोट याद आ रहा है। लाओ त्से ने कहा कि ज्यादा नियम ज्यादा चोर बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही।
आप जितने ज्यादा नियम बनाएंगे बिल्कुल उतना ही आपको हेरस करने का आप एक मैकेनिज्म दे रहे हैं, जिसके हाथ में तलवार दे रखी है। बिल्कुल, वो उसका मेंटेलिटी आपको हेरस करने की है, उसकी मानसिकता ही वही है। ठीक है, तो वो उसको नहीं मालूम है कितनी मुश्किल से इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, ठीक उसको है, नहीं मालूम है ये इतने सारे नियम है, इसमें तुम मारे, ठीक है। तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कल को आप मंत्री बने, कल को मुख्यमंत्री बने, तो आप ये नियम कानून कम करेंगे, एक नया आर्थिक दौर लाएंगे, मनमोहन सिंह की आत्मा आप में समाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह कोशिश यही रहेगी, करेंगे जितना मेरे हाथ में होगा कि सबसे पहले अपना ईगो कम करो, जो नियम कानून कम करेंगे, थोड़ा नियम कानून, आप ईगो कम कर देंगे तो आप लोगों को पावर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तैयार होंगे तो आपको नियम कायदे कम करने पड़ेंगे, तो आपको करना चाहिए। तो आप स्टेट को रिफॉर्म करने की आप बात कर रहे हैं, प्रोसेस को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, और जनता के हाथ में सत्ता देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फिर से आरटीआई, पीआईएल, इन सबको स्ट्रेंथन करें आप, और पंचायती राज, ये जितने भी मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूट से उनको मजबूत करें। ठीक है। और लीडर जो है वो मजबूत दिखने की बजाय, दिखाने की बजाय, हेडलाइन मैनेजमेंट की बजाय, लीडर को जनरलाइज्ड खुद को मानना चाहिए कि मैं एक जनरल सी नॉलेज मुझे है, मेरी भी लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी, इसलिए मुझे काम दिया गया है, और मैं मेरा ईगो कम करके और इंस्टीट्यूशंस को फिर से मजबूत करूंगा, तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है। अति उत्तम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ा आनंद आया। फिर भेंट होती है। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार।